नमस्कार। आज के इस सत्र में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ज्ञान की रचना में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी या प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ आईसीटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इस कंसेप्ट में हम लोग जाएं इसके पहले यह देखें कि परंपरागत दृष्टिकोण से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और उसमें शिक्षक और छात्र की भूमिका क्या होती है। तो हम लोग यह समझते हैं या यह जानते हैं पुराने समय में भी और अब भी यह समझते हैं कि जो ज्ञान है वह शिक्षक के पास होता है, शिक्षक ज्ञान का भंडार होता है और वह भी सही-सही ज्ञान उसके पास होता है और जो छात्र होता है उसका जो मस्तिष्क है वह खाली होता है, उसका जो पात्र है वह खाली होता है। और इसलिए शिक्षक का जो कार्य है वह है कि छात्र के पात्र में, वह भी रिक्त पात्र में अपने ज्ञान को उड़ेल दे, अपने ज्ञान को उसमें डाल दे। तो छात्रों के रिक्त पात्र में अपने ज्ञान को उड़ेल देना यह शिक्षक का कार्य है। इसलिए यह कहा जाता है कि शिक्षक ज्ञान देते हैं, अध्यापक ज्ञान देते हैं और छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। टीचर गिव्स नॉलेज एंड स्टूडेंट्स रिसीव नॉलेज। तो यहाँ पर जो शिक्षक है वह दाता की भूमिका में है और जो छात्र है वह प्राप्तकर्ता की भूमिका में है और इसी को हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का समझते हैं और ऐसे ही हम लोग शिक्षकों की भूमिका और छात्र की भूमिका लेते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो एक अवधारणा है वह है लॉक का, कि बच्चों का जो मस्तिष्क है वह टेबुलर ऐसा है, वह खाली स्लेट है और उस खाली स्लेट में शिक्षक का कार्य है कि उसमें लिखे और उसका वह ज्ञान हो जाएगा। और इसमें एक चीज और भी है कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है कि उसमें ज्ञान जो है वह ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिविटी उसमें नहीं होती है। मतलब मतभेद या मत भिन्नता या दृष्टिकोण की भिन्नता का प्रश्न नहीं है। कोई एक ज्ञान है, उसका केवल एक ही रूप है और वह सभी में एक जैसा पाया जाएगा, सभी लोगों को एक जैसा ही ज्ञान होगा। और वह ज्ञान जो है वो बाहर होता है, जो छात्र हैं या जो व्यक्ति है उसके बाहर वह ज्ञान स्थित होता है और वह ज्ञान छात्र के मस्तिष्क में एंटर करता है, प्रवेश करता है। तो यह एक दृष्टिकोण है हम लोगों का। और इसलिए आप लोग देखते होंगे, हम लोग देखते हैं कि जब शिक्षक पढ़ाता है, जब अध्यापक पढ़ाता है तो फिर उसके बाद वह छात्रों से एक विशेष प्रकार के ही उत्तर की अपेक्षा करता है, वही ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव अगर उसने कुछ बोल दिया तो वह उसका उत्तर असत्य हो जाता है और एक्सटर्नल जो किताब में है या जो शिक्षक ने दिया है वही ज्ञान उसको बोलना है, वह अपने से मिक्स नहीं करे। तो ऐसी धारणा हम लोगों की परंपरागत शिक्षण अधिगम में है। चित्र है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टीवी चल रहा है और छात्र इससे सीख रहे हैं। यहाँ पर टीवी के द्वारा जो कुछ भी बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है उसको छात्र रिसीव कर रहे हैं। तो छात्र जो हैं वह पैसिव हैं, वह निष्क्रिय हैं एक तरीके से और वह केवल रिसीव कर रहे हैं, वह प्राप्त कर रहे हैं, वह क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वह अंतःक्रिया नहीं कर रहे हैं। और यही हाल हमारे कक्षाओं की होती है। हमारे कक्षाओं में शिक्षक जो होते हैं वह अपने ज्ञान को बांटते हैं, अपने ज्ञान को देते हैं और छात्र को निष्क्रिय होकर के उसको प्राप्त करना होता है, रिसीव करना होता है। लेकिन क्या जो छात्र हैं वे महज सूचनाओं के प्राप्तकर्ता हैं या वे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, ज्ञान की रचना भी करते हैं? तो जो नई अवधारणा है, जो नया उपागम है, उसमें यह विश्वास किया जाता है, यह माना जाता है कि स्टूडेंट्स क्रिएट्स मीनिंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस। जो अपने अनुभव हैं उसके द्वारा छात्र मीनिंग क्रिएट करते हैं, अर्थ का सृजन करते हैं और इस प्रकार से वे ज्ञान का सृजन करते हैं, रचना करते हैं। तो अर्थों का सृजन करके, अर्थ प्रदान करके छात्र ज्ञान का सृजन करते हैं, अपने लिए करते हैं। और इस धारणा को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। रचनावाद आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे बीएड के कोर्स में और इसकी एक विस्तृत अवधारणा है, लेकिन रचनावाद के कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोगों को यहाँ पर आईसीटी को देखना है। एक उदाहरण लेते हैं कि अलग अलग पृष्ठभूमि के अलग अलग छात्र हैं और वे किसी के घर पहुंचते हैं और वहां पर एक तुलसी का गमला देखते हैं। मान लेते हैं कि सभी लोग इससे अवगत नहीं है, कुछ लोग कुछ हैं कुछ नहीं है। अब एक बच्चा है
वह कहता है अरे यह तो तुलसी का पौधा है, दूसरा कहता है यह हॉली बेसिल है, तीसरा कहता है या पहला ही कहता है कि पता है इसके पत्ते को चाय पत्ती में डाल दें तो चाय पत्ती का टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छा लगने लगता है। तब तक कोई और कहता है कि जब हमें सर्दी जुकाम होती है, खांसी होती है, तो एक काढ़ा बनाती है मम्मी और उस काढ़ा में इसको भी देती है और इससे सर्दी जुकाम ठीक होता है। कोई और बच्चा है, वह कहता है कि इसकी तो पूजा की जाती है, कई लोग इसकी पूजा करते हैं। यहीं पर कोई और दूसरा है कि एक बात और पता है, हम जानते हैं कि इसके जो डंठल होती है, इसके जो तना होता है, लकड़ी होती है, उस लकड़ी से तो माला भी बनाया जाता है और कुछ लोग माला पहनते हैं इसका। और कोई और छात्र होता है, कहता है क्या आप लोगों को इसका बोटेनिकल नाम पता है? तो वह उसका बोटेनिकल नाम बताता है। इस प्रकार से छात्र आपस में चर्चा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और किसी को कोई एक्सपीरियंस है, किसी को कोई एक्सपीरियंस है, किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है और वे आदान प्रदान करते हुए अपने ज्ञान को प्रश्न उत्तर करते हुए वे सीखते हैं, समझते हैं और एक नया अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, एक नया अर्थ प्राप्त कर लेते हैं, सृजन कर लेते हैं। उसमें उस तुलसी को पहचानना भी है, तुलसी के पौधे को पहचानना है, उसके विभिन्न पहलुओं को पहचानना है और तुलसी के प्रकार क्या होते हैं इसकी भी पहचान करनी है, इसके क्या उपयोग है यह भी जानते हैं। और इतना ही नहीं, उसी घर में एक बच्चा कह सकता है कि आओ आज तुम लोगों को हम तुलसी की चाय पिलाते हैं। मान लेते हैं कि यह वह बच्चा है जिसको यह पता है कि इसकी चाय में डालने से इसकी पत्ती चाय का टेस्ट बढ़ जाता है और वह चाय पिलाता है सभी को। तो तुलसी के पत्ता डाले हुए चाय को पी करके सभी को एक और अर्थ पता चलता है, एक और अर्थ का सृजन करता है कि चाय पत्ती में अगर तुलसी के पत्ते को डाल दिया जाए उबलते समय तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है। यह टेस्ट जो है, इस टेस्ट का ग्रहण वह करता है, अपने से सृजन करता है, अपने से रचना करता है। यह टेस्ट कोई टीचर दे नहीं सकता, सूचनाएं तो दे सकता है लेकिन वह टेस्ट कोई नहीं दे सकता। यह जो ज्ञान है ये आपस में बातचीत करते हुए सृजन कर रहे हैं और इस तरह से कोलैबोरेट करते हुए एक ज्ञान वो अपने अंदर सृजित कर रहे हैं, एक अर्थ ले रहे हैं, अर्थ का सृजन कर रहे हैं और इस प्रकार से नॉलेज क्रिएट होता है, सृजन होता है, रचना होती है। इस तरह की जो ज्ञान की रचना होती है उसे हम रचनावाद के अंतर्गत लेते हैं और यहाँ पर केवल वस्तुनिष्ठ ज्ञान नहीं है बल्कि विषयनिष्ठ भी ज्ञान है, सब्जेक्टिव नॉलेज भी है, एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है, वह सभी चीजें इसमें आती हैं। एक और उदाहरण लेते हैं कि गणित का, मैथ का क्लास है। एक टीचर तो ऐसा है या एक तरीका तो ऐसा है कि जो गणित है उसके जो बेसिक्स हैं, उसके जो मूलभूत बातें हैं, जो चैप्टर पढ़ाई जा रही है उसके बारे में और उसके जो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को छात्र को बता देता है और उन बताने के बाद छात्र उसको रिसीव कर लेता है, वह मेमोराइज करता है और उसका उपयोग करता है। लेकिन एक और टीचर है जो जो बेसिक्स हैं या जो फॉर्मूले हैं वह सीधे सीधे उसको नहीं देता है, वह इंटेलिजेंट क्वेश्चन करता है, वह बहुत बुद्धिमानी पूर्वक छात्रों से प्रश्न करता है और उन प्रश्नों के माध्यम से वह एक मुकाम पर ले जाता है जहां पर छात्र खुद एनलाइटेंड हो जाते हैं, खुद वो चमत्कृत हो जाते हैं कि अच्छा इस तरह से इसमें काम होता है, इस तरह से ये वर्क होता है या इस तरह से इसके निष्कर्ष निकलते हैं और वह फॉर्मूला तक स्वयं पहुंच जाता है। तो वह जो फॉर्मूला तक स्वयं पहुंचना है वह उसके अपने ज्ञान का सृजन है, अपने ज्ञान की रचना है, तो वह ज्ञान की रचना हो गई। लेकिन अगर फॉर्मूला टीचर देता है तो वह ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, लेकिन वह फॉर्मूला वह स्वयं प्राप्त करता है शिक्षक की सहायता से, शिक्षक के प्रश्नों के माध्यम से, तो वह उसका अपनी रचना हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 भुजाओं वाले जो त्रिभुज है उसके अंदर के कोणों के योग कितना होता है, तो हो सकता है कि मेमोरी में होगा तो छात्र जान लेगा और नहीं तो टीचर कहेगा कि आप इसको मेजर करके बताओ और कई प्रकार के अलग अलग त्रिभुजों का वो मेजर करवाएगा और उसके बाद छात्र स्वयं निष्कर्ष निकालेगा कि हम किसी भी प्रकार का त्रिभुज बनाएं उसका 180 डिग्री ही होता है। इसी प्रकार के किसी भी प्रकार के चतुर्भुज बनाएं उसके अंतःकोणों का योग 360 डिग्री ही होता है, वे अपने एक्सपीरियंस से लेंगे और जब वे विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार के, विभिन्न रूपरेखा के
त्रिभुज या चतुर्भुज बनाएंगे और यही निष्कर्ष निकलेगा, तब यह उनकी फाइंडिंग होगी कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज की 360 डिग्री होती है। वहीं पर टीचर कह सकता है कि अगर 5 भुजा वाले कोई आकृति बनाते हैं तो उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा, और हो सकता है कि छात्र उसको भी मेजर करके उसको प्राप्त कर लें। लेकिन इसी प्रकार से भुजाएं बढ़ाती चले जाएं और उसमें कोई पैटर्न खोजने के लिए छात्र को प्रेरित कर दे टीचर उसको ऐसा संकेत करे कि वो खोजे कि जो भुजाओं के बढ़ने से कोण के कितना बढ़ता है और कैसे बढ़ता है, और क्या इसमें कुछ हम पैटर्न देख सकते हैं। और उस पैटर्न को अगर छात्र ने पहचान लिया तो वह उसका अपना सृजन होगा कि कैसे भुजाओं के बढ़ने से त्रिभुजों जो जो आकृतियां हैं उसके अंतःकोणों का योग बढ़ता है। तो यह उसकी फाइंडिंग होगी, यह उसके नॉलेज का सृजन होगा। इस प्रकार से दो तरीके से हम मैथ को पढ़ा सकते हैं, एक जहां पर हम ट्रांसफर करते हैं और एक जहां पर छात्र अपने ज्ञान की रचना करता है। तो जहां पर छात्र रचना करता है यह कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत आएगा, लेकिन जहां पर छात्र को बताया जाता है वह ट्रेडिशनल टीचिंग होगा। और अभी हम लोग बात कंस्ट्रक्टिविज्म की कर रहे हैं। तो ज्ञान की रचना के बारे में कुछ मूल बातें हम लोग कर लेते हैं। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, अन्यत्र भी पढ़ लेंगे। इसको हम लोग देख सकते हैं पियाजे के सिद्धांत में, ब्रूनर के सिद्धांत में, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, और इस प्रकार के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके सिद्धांतों को हम लोग देख सकते हैं कि वह कैसे कंस्ट्रक्ट होता है नॉलेज, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज देखें कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन न्यू कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो उनके पूर्व से ज्ञान है, पहले से ज्ञान है, उसके आधार पर वह नए कंसेप्ट की रचना करते हैं। मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस होता है और पुराना ज्ञान है उससे एक नए कंस्ट्रक्ट बनता है, एक नया कंसेप्ट बनता है। इसको हम लोग वैसे भी जब हम पियाजे को देखते हैं तो उसमें जो एसिमिलेशन की प्रोसेस है, एकोमोडेशन की प्रोसेस है, उन प्रोसेस के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि पहले से ही उसकी संरचना है, पहले से ही कुछ तत्व हैं और बाहर से फिर नई चीजें हम नए एक्सपीरियंस करते हैं और इन दोनों के मेल से कंसेप्ट बनता है। और जो कंसेप्ट बनता है, जो ज्ञान बनता है, अर्थ ग्रहण होता है, वह एक्टिव प्रोसेस से होता है। जब छात्र एक्टिव होगा तभी वह अपने ज्ञान का सृजन कर पाएगा, रचना कर पाएगा। अगर पैसिव है तो केवल इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाएगा, इंफॉर्मेशन को स्टोर तो कर सकता है लेकिन नॉलेज क्रिएट नहीं कर सकता। इसी प्रकार से इंटरैक्टिव प्रोसेस के थ्रू लर्निंग होती है, इंटरैक्टिव प्रोसेस के थ्रू मीनिंग क्रिएट होता है। जब छात्र और शिक्षक के बीच में या छात्रों के बीच में या कम जानने वाले और अधिक जानने वाले के बीच में चर्चा होती है, अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया से अर्थ का उद्भव होता है, अर्थ का सृजन होता है। तो लर्निंग जो है वो इंटरैक्टिव प्रोसेस है और इंटरैक्टिव प्रोसेस से ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लर्निंग होती है वह एक तो हम कौन से जगहों से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी सूचना लेनी है और उन सूचनाओं को प्रोसेसिंग करके हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने अंदर, और इस प्रकार से हम मीनिंग क्रिएट करते हैं अपने अनुभवों के द्वारा। हम मीनिंग तब क्रिएट कर पाते हैं जब हमारा उस चीज में इंटरेस्ट हो। अदरवाइज कोई बता देगा तो सुन लेंगे लेकिन इंटरेस्ट के बिना हम नॉलेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टिमुलस है इंटरेस्ट नॉलेज क्रिएशन में। जब छात्र या अधिगमकर्ता इंचार्ज होता है, अपने ऊपर दायित्व लेता है सीखने का, तब वह नॉलेज क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन अगर उसके ऊपर दायित्व नहीं देते हैं, टीचर ट्यूटर दायित्व लिया हुआ है, माता पिता दायित्व लिया हुआ है कि सारा चीज खोज करके उसको परोस देंगे और उसको केवल याद कर ले एग्जाम में लिखने के लिए, तो वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं करता है, वह स्टोर करता है। लेकिन जब हम खुद चार्ज ले लेते हैं, खुद हम अपना दायित्व ले लेते हैं और तब हम खोज करना शुरू करते हैं, हम पुनः नए नए ज्ञान की खोज करते हैं, सूचनाओं की खोज करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं, प्रश्न करते हैं, और इस प्रकार से जब हम दायित्व ले लेते हैं तो हमारी सीखना अधिक सार्थक है कंस्ट्रक्टिव वे में। कंसेप्ट मैप का यूज करते हैं। जब भी लर्नर है तो वह जो डिफरेंट कंसेप्ट मिलते हैं, डिफरेंट आयाम मिलते हैं किसी चीज का, तो वह एक मैप बनाता है मस्तिष्क में और उस मैप के थ्रू उन चीजों को एसिमुलेट करता है, उन चीजों को ग्रास्प करता है और उसकी एक समझ पैदा होती है। तो कंसेप्ट मैप बनाना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। जो ज्ञान की रचना है जो व्यक्ति करता है
वह उसकी पर्सनल रियलिटी होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो अर्थ का सृजन करता है या अर्थ ग्रहण करता है या अर्थ बनाता है, तो उस अर्थ के निर्माण में उसकी जो रियलिटी है वह जरूरी नहीं कि बाहर की रियलिटी उसका मैच करे। उसकी पर्सनल रियलिटी वो होती है, पर्सनल रियलिटी पर्सनल वे में उसके लिए वो सच होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा है जो कुत्ते से बहुत अच्छे से खेलता है, तो उसके लिए जो कुत्ता होता है वह क्या है, वह बहुत फ्रेंडली होता है। लेकिन एक बच्चा जिसको एक्सपीरियंस बहुत बुरा है कुत्ते के साथ, कुत्ते ने उसको बहुत तेजी से दौड़ाया है, बहुत ज्यादा डराया है, उससे वो भयभीत बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसके लिए जो कुत्ता है वह कुत्ता बहुत क्रूएल होता है, खतरनाक होता है, डरावना होता है। तो दोनों की एक एक्सपीरियंस है, दोनों के एक मीनिंग क्रिएशन है, और एक का मीनिंग क्रिएशन ये है कि कुत्ता बहुत डरावना होता है और दूसरे का मीनिंग क्रिएशन ये है कि बहुत वह फ्रेंडली होता है। तो इस प्रकार से ये जो रियलिटी है वो उसके अंदर की रियलिटी है, जो उसको ज्ञान है वो ऐसा ही ज्ञान है। और कंस्ट्रक्टिविज्म यह स्वीकार करता है कि इसी नॉलेज को लेकर के ही हमको आगे बढ़ना है। हम बच्चे को यह ना मान के चलें कि हम सूचना दें और उसको वो समझ ले। हम कह दें कि कुत्ता एक पालतू जानवर है, वो बहुत सहायता करता है, ऐसा कह देने से उसके अंदर वो ग्रास्प नहीं होगा। पहले हमको देखना होगा कि उसके अंदर क्या है और तब हम उसको नए ज्ञान से इंटीग्रेट करेंगे। तो जो भी नॉलेज होता है वो पर्सनल रियलिटी होता है, जो नॉलेज है, और पर्सनल कंस्ट्रक्शन होता है, और उससे फिर आगे होता है। इसलिए नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म में सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, और मल्टीपल पर्सपेक्टिव होता है। एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिया हो सकते हैं, एक ही चीज के बारे में बात करने के अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही नजरिए से बात की जाए। कोई एक चीज है, उसको मान लेते हैं कि एक टीचर कहता है कि ये जो पौधा है इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन एक बच्चे को कहा जाता है कि इस पौधे के बारे में बताओ, और सपोज कि वह एक आदिवासी बच्चा है, एक दूर दराज का बच्चा है, और वह जानता है कि इस पौधे के पत्ते से या इसके जड़ से फलाना दवाई बनती है, और उस पत्ते के बारे में या उस पौधे के बारे में वर्णन करने के लिए टीचर कहता है, वह जो दूर दराज का बच्चा है, जंगल में रहने वाला बच्चा है, वह उसके जड़ों के जो उपयोग है उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख देता है। लेकिन टीचर कहता है कि नहीं, उसमें तो हमें आपके दूसरी चीजों के बारे में। तो टीचर का जो नॉलेज है, जो वेस्टर्न नॉलेज है, वह एक डिफरेंट है, और जो बच्चे का नॉलेज है वो डिफरेंट है। बच्चा अपने एक्सपीरियंस से जानता है कि उस पौधे के जड़ से फलाना बीमारी दूर होता है और उसको बहुत अच्छे से लिख रहा है, लेकिन टीचर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव किसी चीज को देखने का हो सकता है, और वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव सही भी हो सकते हैं। तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। और नॉलेज जो है इवॉल्विंग होता है, ऐसा नहीं कि एक बार में ही किसी को जो नॉलेज हुआ वो अल्टीमेट हो गया, वो रिकंस्ट्रक्ट होते रहता है। तो इसलिए इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक दूसरे के साथ साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस साझेदारी के द्वारा, उस इंटरेक्शन के थ्रू आपस में सहयोग करते हुए हम नॉलेज का सृजन करें या नॉलेज की रचना करें। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोलैबोरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि अन्य मित्रों से हम सूचनाएं ग्रहण करें और दूसरे मित्रों को सूचनाएं दे दें, ऐसा नहीं, बल्कि इंगेज्ड होकर के जब हम डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन से हम नए नए ज्ञान की उत्पत्ति होती है, नए नए ज्ञान का हम सृजन करते हैं, रचना करते हैं, तो कोलैबोरेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की कुछ कुछ बातें हम लोगों ने चर्चा की। यह कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में आईसीटी की क्या भूमिका हो सकती है। आईसीटी इज हेल्पफुल फॉर टीचर टू क्रिएट सच एनवायरनमेंट which facilitate construction of knowledge in classroom और outside of classroom। जो आईसीटी है वह शिक्षकों के ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्पफुल है, सहायक है, जो कि फैसिलिटेट करता है नॉलेज क्रिएशन में, ज्ञान के सृजन में सहायता करता है, सहायक होता है। और यह क्लासरूम में भी हो सकता है और क्लासरूम के बाहर भी हो सकता है। तो टीचर का काम क्या है, अगर हम लोग ठीक से देखें तो टीचर का काम इस नए परिप्रेक्ष्य में ज्ञान प्रदान करना नहीं है। टीचर का काम है ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना है जिसमें छात्र सीख सकें। अब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में आईसीटी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। आईसीटी के थ्रू हम डिफरेंट एड्स का यूज कर सकते हैं, विजुअल्स का यूज कर सकते हैं, वीडियो का यूज कर सकते हैं, ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं,
रिसोर्सेज और भी हैं जो इंटरनेट में अवेलेबल हैं, उनको उपयोग करके, और इस तरह से जब हम उपयोग करेंगे क्लासरूम में, तो इन उपायों से बेहतर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज छात्र कर पाएंगे, बजाय इसके कि टीचर ज्ञान की बांच दे, ज्ञान को बोल करके सुना दे या लिखा दे कॉपी में। तो उसकी तुलना में इन डिफरेंट एड्स के थ्रू, डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू हम ज्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात कर सकते हैं। और यह क्लासरूम ही नहीं बल्कि क्लासरूम के बाहर भी शिक्षक वह बता सकता है रिसोर्सेज, वह लिंक, वह सामग्री कि कहाँ से आपको क्या मिलेगा, और वहां पर वह जाकर के बच्चा खोजेगा और क्लासरूम के बाहर भी वह अच्छे से सीख सकता है। यहाँ एक चीज और भी है कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, वह फिजिकली जब बच्चे इंगेज होते हैं कोई चीज को सीखने के लिए, तो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए बहुत सी चीजें हैं जिसको हम क्लासरूम में टीचर बोल करके सुना देता है तो वह बात नहीं होगी, लेकिन जो बाहर की रियलिटी है, बाहर का जो खेत खलिहान, उद्योग धंधे, व्यापार या इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसमें जा करके अगर बच्चे सीखते हैं तो वे अच्छे से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यह कैसे हो सकता है? यह आईसीटी के थ्रू हो सकता है, डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू भी, और बाहर भी अगर हम ले जाते हैं तो उसमें भी बच्चे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन रिकॉर्ड्स को वो ला सकते हैं। जैसे बच्चे बाहर गए और वहां पर डिफरेंट जो गांव की पोजीशन है या जो खेत खलिहान है या इस तरह की चीजें हैं, उसको अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिए और उन रिकॉर्ड्स को ला करके यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं और नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बात करें ऐसे शहरी बच्चों का, तो वो धान और गेहूं में फर्क कर पाएंगे, इसकी संभावना कम है, और उसको पहचान पाएंगे, इसकी भी संभावना कम है। लेकिन अगर वे जाते हैं खेत में और इस तरह से वहां पर वो समझते हैं, तो वो कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने नॉलेज का, किस चीज का, गेहूं का और धान का, उनके पौधों का या इस तरह की चीजों का। और उसको अगर वो रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो में या स्टिल कैमरा होता है उसके थ्रू, तो उससे वो औरों बच्चों से शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे से चर्चा करके, नेट से खोज करके उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, और उन फसलों के बारे में वो ज्यादा नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे अच्छे से। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ आईसीटी लर्नर्स कैन कोलैबोरेट, क्रिएट, डिस्कस एंड डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। आईसीटी के माध्यम से ज्यादा बेहतर कोलैबोरेट कर सकते हैं बच्चे। आजकल तो हम लोग जानते हैं कि वो कोलैबोरेशन के थ्रू वो खेल भी खेल लेते हैं, वीडियो गेम्स वगैरह, तो पढ़ाई में भी वो कोलैबोरेट कर सकते हैं और इस तरह से एक अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, डिस्कशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो आईसीटी के माध्यम से हमारे लिए डिस्कशन के भी फोरम्स तैयार हो जाते हैं, हमारे लिए कोलैबोरेट करने के फोरम तैयार हो जाते हैं, और इस तरह से हम अपने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आईसीटी के माध्यम से टीचर की एक बोझ खत्म हो जाता है कि वो नॉलेज प्रदान करे, वह ज्ञान प्रदान करे। यह अब मशीन भी कर सकता है, कंप्यूटर भी कर सकता है, मोबाइल भी कर सकता है, यह छात्र वहां से सीख सकते हैं। तो टीचर का की भूमिका हो जाती है कि वो फैसिलिटेटर हो जाए, वह सहायक हो जाए, वह सुगम करता हो जाए कि जो बच्चे हैं वह सीख सके। तो शिक्षक के जो एक कार्य, एक दायित्व की नॉलेज को प्रदान करना है, इससे वो डेविएट होकर के वो ज्यादा अच्छे से फैसिलिटेट करने के बारे में सोचेगा, कौन सी चीजें हम उसको लिंक देंगे, कौन सी चीजों के बारे में जानकारी के लिए उत्सुक करेंगे, स्रोत बताएंगे, और इस प्रकार से उनके ग्रुपिंग कर देंगे, राउंड टेबल डिस्कशन करवाएंगे, ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे। इन चीजों में टीचर ध्यान देगा तो नॉलेज क्रिएट ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, बजाय कि वो खड़ा होकर के लेक्चर देना शुरू कर दे। तो आईसीटी ने ये सुविधा मुहैया कराया है कि बच्चे स्वयं से ज्ञान की खोज कर सकें और छात्र सीख सकें और शिक्षक इसमें सहायक हो सकें। आईसीटी मेक्स स्टूडेंट्स एक्टिव। जो आईसीटी है वह स्टूडेंट्स को एक्टिव होने में सहायता करता है। एक तो जब टीचर पढ़ाता है क्लास में, तो वहां वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनका दिमाग ज्यादा चलने लगता है। दूसरी बात कि आज ऐसे जो ब्लेंडेड टीचिंग है उसमें यह संभव है कि टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाया लेकिन एक डिस्कशन फोरम ऑनलाइन तैयार है और वहां पर छात्र अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, और उसमें सभी बच्चे और शिक्षक मिलकर के उसमें अपना योगदान देंगे और इस तरह से वो ज्यादा एक्टिव होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन सर्च करने में भी ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो आईसीटी के माध्यम से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जब एक्टिव होते हैं तो हम नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। आईसीटी मेक्स स्टूडेंट्स इंटरैक्टिव थ्रू डिस्कशन ग्रुप और अदर मीडिया। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि आईसीटी के थ्रू हम ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाते हैं और इस इंटरेक्शन के थ्रू नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है।
ICT फैसिलिटेट्स क्विक इंफॉर्मेशन। एक छात्र है, वह किसी एक चीज के बारे में अध्ययन कर रहा है, किसी एक विषय के बारे में, टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहा है, वह तुरंत उसके बारे में जो भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वह तुरंत इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है अपने इंटरनेट के माध्यम से, सर्च के माध्यम से। तो इसलिए आईसीटी क्या करता है, वो क्विक इंफॉर्मेशन मुहैया कराता है। तो कोई भी डायमेंशंस, कोई अलग आयाम किसी चीज का है, वह तुरंत छात्र प्राप्त कर सकता है, क्रॉस वैलिडेशन कर सकता है कि जो हमें एक जगह से सूचना मिल रही है वो सही है कि नहीं है, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्रोतों से सूचना इकट्ठा करके अपने नॉलेज को वह कंस्ट्रक्ट कर सकता है। आईसीटी जो है वह लर्नर्स की, अधिगमकर्ता की ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव को एनकरेज करता है। जो उसकी स्वायत्तता है और जो उसकी पहल करने के गुण है, उसको वह प्रोत्साहित करता है आईसीटी। आईसीटी के द्वारा अब हम बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी ग्रहण कर लिए हैं कि हमें जो ज्ञान चाहिए हम अपने खुद खोज लेंगे। बहुत सारे स्रोत हैं जहां से हम ऑथेंटिक नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, तो ऑटोनॉमी हो गई। और हम इनिशिएटिव करने की भी अब हो गया है। पहले था कि आप खोजेंगे भी तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, विद्वान खोजना पड़ेगा, लाइब्रेरी खोजनी पड़ेगी, लेकिन अब हम इनिशिएट थोड़ा सा किए और अपने मोबाइल में, अपने घर के कंप्यूटर से हम बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव और ऑटोनॉमी को बढ़ा दिया है आईसीटी ने, अगर कोई छात्र करना चाहे तो। आईसीटी मेक्स इट पॉसिबल टू यूज ए वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स एंड एनकरेज लर्नर्स टू यूज देम। आईसीटी ने यह सुविधा उत्पन्न कर दी है कि विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स हम इकट्ठा कर सकते हैं। अर्थात हम रिटन मटेरियल्स इकट्ठा कर सकते हैं, हम ऑडियो इकट्ठा कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं, हम वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, स्टिल फोटोग्राफ प्राप्त कर सकते हैं, और आउट स्केच या और चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और विभिन्न माध्यमों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स के द्वारा जो आईसीटी उपलब्ध कराता है, हम नॉलेज को ज्यादा अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इंगेजमेंट अकर्स विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। आईसीटी के द्वारा जो छात्र हैं वो ज्यादा इंगेज्ड हो जाते हैं, ज्यादा समर्पित हो जाते हैं, ज्यादा डूब जाते हैं अपने विषय वस्तु को पढ़ने में, अपने विषय वस्तु को खोजने में, वह ज्यादा संलग्न हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति ज्यादा संलग्न होता है किसी चीज को सीखने में, तो उसकी सीखना अच्छे से होती है, ऑथेंटिक होती है, और वह नॉलेज कंस्ट्रक्ट की प्रक्रिया में ज्यादा भागीदार करता है। आईसीटी हेल्प्स इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट अमंग लर्नर्स। आईसीटी जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है सीखने के लिए, और विशेषकर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और आईसीटी जो है वह हमें मुहैया प्रदान करता है कि पढ़ाने के दौरान या पढ़ने के दौरान हमारे जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे, वो बना रहे। और इसके साथ साथ आईसीटी हेल्प करता है कि हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, डिफरेंट विजुअल्स, डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स के द्वारा हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और उसके द्वारा मेंटेन भी रहता है, और इससे हम ज्यादा अच्छे से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। तो ये बहुत कुछ आयाम है कि आईसीटी किस प्रकार से नॉलेज कंस्ट्रक्शन में हमारी सहायता कर सकता है। ये लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। तो आईसीटी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। और नॉलेज कंस्ट्रक्शन में एक चीज ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब बात करते हैं, तो जितना ही छात्र एक्टिव होता है, जितना ही वह कोलैबोरेटिव होता है, कोऑपरेटिव होता है, उतना अधिक सीखता है। दूसरा, जितना वह रियल सिचुएशन में होता है या सिमुलेटेड सिचुएशन में होता है, वह ज्यादा सीखता है। और इनमें से रियल चीजों को छोड़ दें तो बाकी सभी चीजों में आईसीटी हेल्प करता है। एक लास्ट में देखें कि एक मॉडल है जिसके द्वारा हम लोग कंस्ट्रक्टिव लर्निंग को डिफाइन करते हैं या उसको समझते हैं मॉडल के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें जो सीखना है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग है, उसमें इंगेज करना होता है। तो टीचर का काम है कि पहले छात्र को इंगेज करे। इंगेज करने के लिए वह उसमें सम्मिलित हो जाए, उसमें वह डूब जाए। इसके लिए कुछ चीजें शिक्षक जो है छात्र के समक्ष रखता है, और वह धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो इंगेज हो जाते हैं। जब वो इंगेज हो जाते हैं, उनके सामने जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, उनके सामने खोज करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वह चाहते हैं कि अब इसके बारे में हम और जानें, फिर एक्सप्लोर करने की बारी आती है। तो इंगेज करने में जो आईसीटी के टूल्स हैं वो बहुत सहायक हैं। आईसीटी के टूल्स के थ्रू हम कोई फोटोग्राफ दिखा करके, कोई छोटा सा वीडियो दिखा करके, कोई और डाटा दिखा करके, कोई ग्राफ दिखा करके, कोई विजुअल्स दिखा करके हम उनको ज्यादा इंगेज कर सकते हैं। उसके बाद जब एक्सप्लोर करने की बारी है कि जब इंगेज कर लिया, जब छात्र उत्सुक हो गए जानने के लिए, जब वो मोटिवेटेड हो गए, जब वो क्यूरियस हो गए, तो उनको एक्सप्लोर करना है। अब एक्सप्लोर करने के लिए आईसीटी के जो टूल्स हैं, चाहे ई लाइब्रेरी हो, चाहे डिफरेंट इंटरनेट के सोर्सेज हों, या डिफरेंट जो हमारे भारत के या अन्य देशों के जो
ऑथेंटिक स्रोत हैं, वेबसाइट्स हैं, वीडियो चैनल्स हैं, उसके थ्रू बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर छात्र को सहायता कर सकते हैं, शिक्षक उनको दिशा निर्देश दे करके कि इन जगहों से इसके बारे में आप ज्ञान इकट्ठा कर सकते हो, नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो, कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। तो छात्रों के लिए एक्सप्लोर करने का एक बड़ा आयाम मिल जाता है आईसीटी के थ्रू। उस एक्सप्लोर करने के बाद छात्रों को जब कई तरह के मटेरियल्स मिल जाते हैं उनके ग्रुप को, फिर वो एक्सप्लेन करने की बारी आती है। और जब वो अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे तो उसके थ्रू एक दूसरे को वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। आईसीटी के माध्यम से वो उसके विजुअल्स को दिखा करके या उसके और कुछ बना करके वो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि यह ऐसे होता है या कैसे होता है। फिर एलोबरेट करने की बात है तो उसको छात्र एलोबरेट करेंगे, उसको विस्तार देंगे। और अंत में इवैल्यूएशन की जब बात आती है, असेसमेंट की बात आती है, तो असेसमेंट भी ज़्यादा अच्छे से आईसीटी के थ्रू हो सकता है। जरूरी नहीं कि शिक्षक जो है वो एक एक बच्चे से प्रश्न पूछे, बल्कि उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे देगा जहां पर उनको क्वेश्चंस दे देंगे, उनको वहां पर टॉपिक दे देंगे और वहां पर वो अपनी बात को लिखेंगे या उनका रिप्लाई करेंगे। और वहां से वो ज्यादा अच्छे से असेस कर पाएगा टीचर कि वाकई में हमारे कितने छात्र किस तरह से सीख रहे हैं, किस दिशा में सीख रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ है। और इस प्रकार से ये जो चक्र है सीखने का, इंगेज करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, एलाबरेट करना, इवेल्युएट करना, यह इन सभी में और विशेष करके इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और इवेल्युएट इनमें बहुत ज्यादा सहायक है आईसीटी। और इसलिए आईसीटी के थ्रू नॉलेज कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से होता है। नॉलेज ट्रांसफर तो आईसीटी के थ्रू होता ही होता है। एक जगह से या एक एक्सपर्ट से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या दूसरे एक्सपर्ट तक जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो शेयर तो होता ही होता है। लेकिन कंस्ट्रक्ट करने में भी, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में, पर्सनल मीनिंग क्रिएट करने में, व्यक्तिगत अर्थ सृजन करने में और अर्थ सृजन के द्वारा ज्ञान के सृजन करने में आईसीटी बहुत महत्वपूर्ण है। और कोलैबोरेशन के थ्रू ये बहुत आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर नॉलेज इवॉल्व होना शुरू होता है और हम जाते ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो आईसीटी की बहुत बड़ी भूमिका है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में टीचर जो है बहुत सारे स्रोत बता सकता है, बहुत सारे तरीके बता सकता है, जिसमें जो छात्र हैं वह एक्सप्लोर करेंगे, वह खोजेंगे और खोज करके लाए हुए ज्ञान को आपस में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के लिए भी वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं और वहां पर शेयर करेंगे। और एक्सप्लेन करने के लिए वो डिफरेंट कंसेप्ट में आईसीटी के टूल्स के थ्रू, जो अपने एप्स हैं उनके थ्रू वो कंसेप्ट मैप क्रिएट कर सकते हैं, वो विजुअल्स तैयार कर सकते हैं और एलोबरेट करने में भी वो आईसीटी टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर या अन्य प्रोजेक्टर के थ्रू। और इवेल्युएट करने में भी आईसीटी टूल्स बहुत सहायक हैं कि उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उसमें किसने क्या उत्तर दिया, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उसमें किसने क्या दिया, या एक ही चीज के अलग अलग उत्तर दिए तो किस प्रकार के बच्चे उत्तर दे रहे हैं। ये जो ऑनलाइन टूल्स हैं असेसमेंट के, बहुत ही ज्यादा सहायक हैं। यहाँ तक आपने देखा, सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।